आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं गुनाहों का देवता भाग 9 लेकर आई हूँ। इससे पहले के 8 भाग आप सुन चुके हैं। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदर ने पूछा। जाने क्यों? यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा। फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी। आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है। मुझे इसमें कभी कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस, बिनती ने चंदर को टोक कर कहा। इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी में एक पग चंदर के सामने रखा था, बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अगर सुधा गलती है पर चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न हैं दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामय, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना से ऊपर उठकर स्वच्छ भौतिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावना से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। अब वह भावना से डरता था। भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ले ली थी, और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा था। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक भी दिन ठीक से बातें नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता से और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाड़ी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ नहीं लिख सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिसे इन जहरीले वाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक छुट्टी ले ली थी और वो भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंदर खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूतों जिसे पिचासों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था। उसमें उसे भी अक्सर ध्यान नहीं रहता कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिनती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिनती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह ही करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थी, लेकिन बिनती मन ही मन दुखी थी। वह क्या करे? एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़ बहुत अनुनय से कहा, आपको यह क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करोगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावनी हंसी हंसा। दीदी को क्या लिखोगी? मुझे अब उसकी परवाह नहीं। वह दिन गए बिनती, हम बहुत बन लिए अब। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूँ मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियाँ, इधर अपराध करना, उधर मुखबिरी करना। बिनती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिनती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिनती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को समझती क्या हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मांसलता के?
इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिंती ने चंदर को फिर लिटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा? चंदर बाबू, मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह न मिटाते अपने आप को। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिंती ने सिर में तेल डालते हुए कहा। दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मन में मेरे एक आदर्शवादी भावुकता थी जो अधकचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं। वह एक सनक थी। सनक? बिंती थोड़ी देर के लिए चुप चाप सिर में तेल ठोकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिंती की आंख में आंसू आ गए। कितनी अभागी हैं दीदी। चंदर एकटक बिंती की ओर देखता रहा और फिर बोला, अब मैं पागल हो जाऊंगा बिंती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप। अब आप श्रीमती बिंती होने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयाँ नहीं बंद होती, बंदरवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर। अभी तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी ताड़ना व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछन और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिंती ने तीखे स्वर में कहा। क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो। तुम सुधा नहीं हो सकती। जो सुधा है मेरी जिंदगी में वह कोई और नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा। क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार समझने लगी अपनी सेवा के बल पर? मैं इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। जाओ यहाँ से। और उसने बिंती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिंती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिंती के जाने की तैयारी हो गई थी। लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिंती चंदर से बिल्कुल भी नहीं बोली थी। चंदर भी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे। चंदर उनका होल्डान संभाल रहा था। बिंती आई और बोली, मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान जाती हैं। बोलो क्या बात है? चंदर इस तरह कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। बिंती की आंख में आंसू थे। चंदर, आज मैं जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था चंदर, तो आते ही इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिंती, अब मैं स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली लगती हैं। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार पूछा भी नहीं जिंदगी में सिवा दीदी और तुम्हारे कौन था? मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर की बात नहीं बिनती। औरतों के रोने के लिए कहाँ तक परवाह की जाए? वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया हो, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ किया भी है तो सिर्फ इसलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली। या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती कि तुम्हें जरा सी भी ठेस ना पहुंचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी, लेकिन खैर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। यह भी कैसे कहूँ कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, जिनके से भी तुच्छ, लेकिन आज जा रही हूँ। अब कभी यहाँ आने का साहस न करूंगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद बोध न दोगी? कुछ आगे का रास्ता न बताओगे? बिंती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठा और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती। चंदर एकांत चाहता था और वह चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली था, एक महाराजिन, माली और नौकर, और सारे घर में सिर्फ सन्नाटा। उस सन्नाटे का प्रेत चंदर चाहे जितना टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वह हार भी जाए लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में सन्नाटा था। अपने मन के पूजागृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रा बिंती को अपमानित कर दिया था और मंदिर के पूजा उपकरणों को, अपने जीवन के आदर्शों और मानदंडों को उसने चूर चूर कर डाला था।
और बुद्धकिशन विजेता की तरह क्रूरता से हंसते हुए मंदिर के भग्नावशेषों पर कदम रखकर चल रहा था। उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं और जिसके ध्वंसावशेषों से गिरगिट पहरा देते हैं। काश कि कोई उन खंडहरों की ईंटें उलट कर देखता तो हर पत्थर के नीचे पूजा मंत्र सिसकते हुए मिलते, हर धूल की परत में घंटियों की बेहोश ध्वनियां मिलती, हर कदम पर मुरझाए हुए पूजा के फूल मिलते और हर शाम सवेरे भग्न देव मूर्ति करुण क्रंदन दीवारों पर सिर पटकता हुआ मिलता। लेकिन चंदर ऐसा वैसा दुश्मन नहीं था। उसने मंदिर को चूर चूर कर उस पर गर्व का पहरा लगा दिया था कि कभी कोई उस खंडहर के अवशेष को कुरेद कर पुराने विश्वास, पुरानी अनुभूतियां, पुरानी पूजाएं फिर से न जगा दे। बुद्धकिशन तो मंदिर तोड़ने के बाद सारा शहर जला देता है ताकि शहर वाले फिर उस मंदिर को न बना पाए। ऐसा था चंदर। अपने मन को सुनसान कर लेने के बाद उसने अपनी जिंदगी, अपना रहन सहन, अपना मकान, अपना वातावरण भी सुनसान कर लिया था। अगहन आ गया था, लेकिन उसके चारों ओर जेठ की दोपहरी से भी भयानक सन्नाटा थी। बिनती जब से गई थी उसका कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर के पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला, सहारा मरुस्थल में नीरस भावई शांति, और वह जब तक कि कांपता हुआ लाल सूरज के बालू क्षितिज पर अपने आखिरी सांसें तोड़ रहा हो और बालू के टीलों के अधमई छायाएं लहरदार बालू पर धीरे धीरे रेंग रही हों। बिनती के ब्याह को 15 दिन रह गए थे और सुधा का एक पत्र आया। मेरे देवता, मेरे नयन, मेरे पंथ, मेरे प्रकाश, आज कितने दिनों बाद तुम्हें खत लिखने का मौका मिल रहा है। सोचा था बिनती के ब्याह के महीने भर पहले गांव आ जाऊंगी तो एक दिन के लिए तुम्हें आकर देख जाऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। अब सुधा अपने जेठ और सास के लड़के की गुलाम है। ब्याह के दूसरे दिन ही चला जाना होगा। तुम्हें यहाँ बुला लेती, लेकिन यहाँ बंधन और पर्दा तो ससुराल से भी बदतर है। मैंने बिनती से तुम्हारे बारे में पूछा, वह कुछ भी नहीं बताई। पापा से इतना मालूम हो कि तुम्हारी थीसिस छपने गई है, कन्वोकेशन नज़दीक है। तुम्हें याद है वायदा था कि तुम्हारा गाउन पहनकर मैं फोटो खिंचवाऊंगी। वह दिन याद करती हूँ तो जाने कैसा होने लगता है। एक कन्वोकेशन की फ़ोटो खिंचवा कर जरूर भेजना। क्या तुमने बिनती को कोई दुख दिया था? बिनती हरदम तुम्हारी बात पर आंसू भर लाती है। मैंने तुम्हारे भरोसे बिनती को वहाँ छोड़ा था, मैं उससे दूर। माँ का सुख उससे मिला नहीं, पिता मर गए। क्या तुम उसे इतना भी प्यार नहीं दे सकते? मैंने तुम्हें बार बार सहेज दिया था। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ कुछ ठीक है, लेकिन जाने कैसी है। कभी कभी सिर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है। आजकल वह बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझको समझ नहीं पाए। सारे सुख और आज़ादी के बीच मैं कितनी असंतुष्ट हूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। लगता है हजारों तूफान हमेशा नसों में गहराया करते हैं। चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो। आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी। उसके रेशे में वो तत्व है जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। तुमने उसे मुझे दूर फेंक दिया, लेकिन इस दूरी के अंधेरे में भी जन्म जन्मांतर तक भटकती हुई सिर्फ तुम ही को ढूंढूंगी। इतना याद रखना। और इस बार अगर तुम मिल गए तो जिंदगी की कोई ताकत, कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई प्रवंचना मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकेगी। लेकिन मालूम नहीं पुनर्जन्म सच है या झूठ। अगर झूठ है तो सोचो चंद्र की इस अनादिकाल के प्रवाह में सिर्फ एक बार मैंने अपनी आत्मा का सत्य ढूंढ पाया था और अब अनंत काल के लिए उसे खो दिया। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो बताओ मेरे देवता, क्या होगा? करोड़ों सृष्टियाँ होंगी, प्रलय होंगे और मैं अतृप्त चिंगारी की तरह असीम आकाश में तड़पती हुई अंधेरे की हर परत से टकराती रहूंगी, न जाने कब तक के लिए। ज्यों ज्यों दूरी बढ़ती जा रही है त्यों त्यों पूजा की प्यास बढ़ती जा रही है। काश मैं सितारों के फूल और सूरज की आरती से तुम्हारा पूजा कर पाती, लेकिन जानते हो मुझे क्या करना पड़ रहा है। मेरे छोटे भतीजे नीलू ने पहाड़ी चूहे पाले हैं। उनके पिंजरे के अंदर एक पहिया लगा है, ऊपर घंटियां लगी हैं। अगर कोई अभागा चूहा उस चक्र में उलझ जाता है तो ज्यों ज्यों छूटने के लिए वह पैर चलाता है त्यों त्यों चक्र घूमने लगता है और घंटियां बजने लगती हैं। नीलू बहुत खुश होता है, लेकिन चूहा थककर बेदम होकर नीचे गिर पड़ता है। कुछ ऐसे ही चक्र में फंस गई हूँ चंदर। संतोष सिर्फ इतना है कि घंटियां बजती हैं तो शायद तुम उन्हें पूजा के मंदिर की घंटियां समझते होगे, लेकिन खैर, इतनी प्रार्थना है चंदर कि अब थक कर जल्दी ही गिर जाऊं। मेरे भाग्य खत का जवाब जल्दी ही देना। पम्मी अभी आई या नहीं? तुम्हारी जन्म जन्म की प्यासी सुधा। चंदन ने खत पढ़ा और फौरन लिखा, प्रिय सुधा,
तुम्हारे पत्र बहुत दिनों के बाद मिला। तुम्हारी भाषा वहाँ जाकर बहुत निखर गई है। मैं तो समझता हूँ कि अगर खत कहीं छुपा दिया जाए तो लोग इसे रोमांटिक उपन्यास का अंत समझें, क्योंकि उपन्यासों के पात्र ही ऐसे खत लिखते हैं, वास्तविक जीवन के नहीं। खैर, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने जिंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अब किले के बाहर आने वाली आवाज़ें अच्छी नहीं लगती। न खतों के पाने की उत्सुकता, न जवाब लिखने का आग्रह। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। मैं विनती करता हूँ कि मुझे खत मत लिखना। आज विनती करता हूँ, क्योंकि आज्ञा देने का साहस भी नहीं, अधिकार भी नहीं, व्यक्तित्व भी नहीं। खत तुम्हारा तुम्हें भेज रहा हूँ। कभी जिंदगी में कोई जरूरत आ पड़े तो जरूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। उसके बाद फिर वही सुनसान जिंदगी का ठर्रा। खंडहर के सन्नाटे में भूल कर आई हुई बांसुरी की आवाज की तरह सुधा का पत्र, सुधा का ध्यान आया और चला गया। खंडहर का सन्नाटा, सन्नाटे के उल्लू, गिरगिट और पत्थर कांपे और फिर मुस्तैदी से अपनी जगह पर जम गए। और उसके बाद फिर वही उदास सन्नाटा, टूटता हुआ सा अकेलापन और मुट्ठी दोपहरी के फूल सा चंदर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान सोने के कांपते तारों, सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश के एक छोटे बच्चे के नीलम नैनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियां शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम के मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग की पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन में टहल रहा था। छोटे छोटे पिल्ले धूप पर किलोल कर रहे थे। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कुंवारी हिरनी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई। हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं देखी। पम्मी उसके उदास चेहरे को देखती रही, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्यों कपूर, कुछ बीमार हो क्या? नहीं तो, आजकल मुझे मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, अकेला घर भी है, उसने उसी फीकी आवाज में कहा। क्यों, मिस सुधा कहाँ है और डॉक्टर शुक्ला? वे लोग मिस बिंती की शादी में गए हैं। अच्छा, उसकी भी शादी हो गई? डैम इट, जैसे ये लोग पागल हो गए हैं। बट्टी, सुधा, बिंती, क्यों मिलते जुलते क्यों नहीं तुम? यूं ही मन नहीं होता, समझ गई, जो मुझे 3-4 साल पहले हुआ था। कुछ निराशा हुई है तुम्हें? पम्मी बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहना मत, अपनी जबान से स्वीकार कर लेने से पुरुष का गर्व टूट जाता है। यही तो तुम्हारे चरित्र में मुझे प्यारा लगता है। खैर, यह ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। मसूरी में इतने दिन क्या करती रही? चंदन ने पूछा। योग साधन, पम्मी ने हंसकर कहा। जानते हो, आजकल मसूरी में बर्फ पड़ रही है। मैंने कभी बर्फ के पहाड़ नहीं देखे थे। अंग्रेजी उपन्यासों में बर्फ पड़ने का जिक्र सुना बहुत था। सोचा देखती आऊँ। क्या कपूर, तुम खत क्यों नहीं लिखते थे? मन नहीं होता था। अच्छा, भट्टी की शादी कब होगी? चंदन ने बात टालने के लिए कहा। हो भी गई, मैं आ भी नहीं पाई कि सुनते हैं कि जेनी एक दिन भट्टी को पकड़कर खींच ले गई और पादरी से बोली, अभी शादी करा दो। उसने शादी करा दी। लौटकर जेनी ने भट्टी का शिकारी सूट फाड़ डाला और अच्छा सा सूट पहना दिया। बड़े विचित्र हैं दोनों। एक दिन सर्दी के वक्त भट्टी स्वेटर उतार कर जेनी के कमरे में गया। तुम्हारे गुस्से के जेनी ने सिवा पतलून के सारे कपड़े उतार कर भट्टी को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं तो जब से आई हूँ रोज नाटक देखती हूँ। हाँ देखो, यह तो मैं भूल ही गई थी। और उसने अपनी जेब से पीतल की एक छोटी सी मूर्ति निकालकर मेज पर रखी। एक भोटिया औरत इसे बेच रही थी। मैंने इसे मांगा तो वह बोली, यह सिर्फ मर्दों के लिए। मैंने पूछा क्यों? तो बोली, इसे अगर मर्द पहन ले तो उस पर किसी औरत का जादू नहीं चलता। वह औरत या तो मर जाती है या भाग जाती है या उसका ब्याह किसी दूसरे से हो जाता है। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए लेती चलूं। चंदर ने देखा, वह अवलोकितेश्वर की महायानी मूर्ति थी। उसने हंसकर उसे ले लिया और बोला, और क्या लाई? अपने लिए। अपने लिए एक नया रहस्य लाई हूँ। क्या? इधर देखो मेरी ओर, मैं सुंदर लगती हूँ? चंदर ने देखा, पम्मी 18 साल की लड़की सी लगने लगी है। चेहरे के कोने भी जैसे गोल हो गए थे और मुंह पर भी बहुत भोलापन आ गया था। आंखों में कुंवारापन आ गया था। चेहरे पर सोना और केसर, चंपा, हर श्रृंगार घुल मिल गए थे। सचमुच पम्मी, लगता है जैसे कौमार लौट आया है तुम पर। परियों के कुंज से अपना बचपन फिर चुरा लाई क्या? नहीं कपूर, यही तो रहस्य लाई हूँ, हमेशा सुंदर बहने रहने का रहस्य। और परियों के कुंजों से नहीं, गुनाहों के कुंजों से। मैंने हिमालय की छाह में एक नया संगीत सुना कपूर, मानसलता का संगीत। मसूरी की समाज में घुल मिल गई और मादक अनुभूतियां बटोरती रही। बिना किसी पश्चाताप के मैंने देखा और दिनों दिन निखरती जा रही हूँ। कपूर 6 इतना बुरा नहीं जितना मैं समझती थी। तुम्हारी क्या राय है?
हाँ, मैं देख रहा हूँ, सेक्स लोगों को उतना बुरा नहीं लगता जितना मैं समझता था। नहीं चंदर, सिर्फ इतना ही नहीं। अच्छा मान लो जैसे तुम आजकल उदास हो और तुम्हारा सिर इस तरह अपनी गोद में रख लूं तो कुछ संतोष नहीं होगा तुम्हें? और पम्मी ने चंदर का सिर सचमुच अपने श्वासांदोलित वक्ष से चिपका लिया। चंदर झल्लाकर अलग हट बैठ गया। कैसी अजीब लड़की है। थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, क्यों पम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्ही से पूछता हूँ, क्या लड़कियों के प्रेम में सेक्स अनिवार्य है? हाँ, पम्मी ने स्पष्ट स्वरों में जोर देकर कहा। लेकिन पम्मी, मैं तुमसे नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक लड़की है जिसको मैंने प्यार किया है, लेकिन शायद वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। मेरे उसके कोई शारीरिक संबंध भी नहीं है। क्या तुम इसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब पूछना, तुम्हारा सारा प्रेम मर जाएगा। पहले मैं भी तुमसे कहती थी पुरुष और नारी के संबंधों में एक अंतर जरूरी है, अब लगता है यह सब एक भुलावा है, अपने से पम्मी ने कहा। लेकिन दूसरी बात तो सुनो, उसकी एक सखी है, वह जानती है कि मैं उसकी सखी को प्यार करता हूँ, उसे नहीं कर सकता। कहीं सेक्स की तृप्ति का सवाल नहीं, फिर भी वह मुझे प्यार करती है। इसे तुम क्या कहोगे? चंदन ने पूछा। यह और दूसरे ढंग की परिस्थिति है। देखो कपूर, तुमने हिप्नोटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा? ऐसा होता है कि अगर कोई तो लड़की एक किसी को हिप्नोटाइज कर रहा हो और उसके बगल में एक दूसरी लड़की बैठी है तो चुपचाप यह देख रही है, तो वातावरण के प्रभाव से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है, लेकिन वह एक क्षणिक मानसिक मूर्छा होती है जो टूट जाती है, पम्मी ने कहा। चंदर को लगा जैसे बहुत कुछ सुलझ गया। एक क्षण में उसके मन में बहुत सा भार उतर गया। पम्मी, मुझे तुम ही एक लड़की मिली जो साफ बातें करती हो और शुद्ध तर्क और बुद्धि के धरातल से। बस मैं आजकल बुद्धि का उपासक हूँ, भगवान से चिढ़ है। बुद्धि और शरीर, बस यही दो आदमी के मूल तत्व हैं। हृदय तो दोनों के अंतर संघर्ष की उलझन का नाम है, पम्मी ने कहा और सहसा घड़ी देखते बोली, 9 बज रहे हैं, 9:30 से मैटिनी है, जाओ देख आए। मुझे कॉलेज जाना है। मैं जाऊंगा नहीं कहीं, आज इतवार है प्रोफेसर कपूर, पम्मी चंदर को उठाकर बोली। मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी मेरे मीठे सपने। तुमने भी मुझे इस उदासी के इंद्रजाल से छुड़ाया था, याद है ना? और चंदर के माथे पर अपनी गर्म मुलायम होंठ रख दिए। माथे पर पम्मी की होंठों की गुलाबी आग चंदर की नसों को गुदगुदा गई। वह क्षण भर के लिए अपने को भूल गया। पम्मी की रेशमी फ्रॉक के गुदगुदाते हुए स्पर्श, उसके वक्ष की अलभ्य गरमाई और उसके स्पर्श के जादू में खो गया। उसके अंग अंग में सुबह की शबनम ढलकने लगी। पम्मी और उसके बालों की उंगलियां सुलझाती रही, फिर कपूर के गाल थपथपाकर बोली, चलो। कपूर जाकर बैठ गया। तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। चंदर ड्राइव करने लगा और पम्मी कभी उसके कॉलर, कभी उसके बाल, कभी उसके होंठों से खेलती रही। 7 चांद की रानी ने आखिर अपनी निगाहों के जादू से सन्नाटे के प्रेत को जीत लिया। स्पर्शों के सुकुमार रेशमी तारों के नगर की आग को शबनम से खींच लिया। उबड़ खाबड़ खंडहर को अंगों के गुलाब की पंखुड़ियों से ढक लिया और पीड़ा के अंधियारों को सीपियां पलकों से झरने वाली दुधिया चांदनी से धो दिया। एक संगीत की लय थी जिसमें स्वर्गभ्रष्ट देवता खो गया था। संगीत की लय थी या उद्दाम यौवन का भरा हुआ ज्वार था जो चंदर को एक मासूम फूल की तरह बहा ले गया। जहाँ पूजा दीप बुझ गया था, जहाँ वहाँ तरुड़ाई की सांस की इंद्रधनुषी समा झिलमिला उठी थी, जहाँ फूल मुरझाकर धूल में मिल गए थे, वहाँ पुखराजी स्पर्शों के सुकुमार हर श्रृंगार हर झर पड़े। आकाश के चांद के लिए जिंदगी के आंगन में मचलता हुआ कन्हैया थाली के प्रतिबिंब में ही भूल गया। चंदर की सामने पम्मी के अदम्य रूह की छाह में मुस्कुरा उठी। ठीक 4 बजे पम्मी आती, कार पर चंदर को ले जाती और चंदर 8 बजे लौटता। प्यार के बिना कितने महीने कट गए, पम्मी के बिना एक शाम नहीं बीत पाती। लेकिन अब भी चंदर ने अपने को इतना दूर रखा था कि कभी पम्मी के होठों के गुलाबों ने चंदर के होठों के मूंगे से बातें भी नहीं की थी। एक दिन रात को जब वो लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ बच्चा, भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहाँ इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और निरस्ता थी, वहीं हृदय के कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब कभी डॉक्टर को देखता तो लगता था कि जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता हो।
उसने पास आकर देखा डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते बोले, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए? जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम 1 साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा, अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों महाराज ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर ने हंसकर बोला। बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई? बिंती की शादी? डॉक्टर साहब सिर झुकाए हुए टहलते एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा, बिंती और तुम्हारे बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ ही नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर, आओ बेटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होता का भैया, जौन बदा रहा भाग में हुई भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमारी छाती पर मूंग दरे के लिए बदी रही, तौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकनी बिटिया न दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी अपने उच्च स्वर में रुंदन शुरू किया। बिंती ने चुपचाप हाथ धोए उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो, अब रोय रोय के काहे जीव हकलान करत हो। गुणवंती बिटिया बा, हजारन आय के बिटिया के लिए गोड़े गिरी हैं। अपना एकांत होई के बैठो, महाराजी ने पूरी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजी? चंदर ने पूछा। महाराजी ने जो बताया उसे पता लगा कि लड़के वाले बहुत संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए थे। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्हें मड़वे से बिंती को उठवा लिया। बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मती मारी गई। गुस्से में आए कि बिंती को उठवाए लेहिन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाएं? अब हमारी बिरादरी में कौन पूछिए का, इतना पढ़ा लिखा कि इन्हें का सूझा। अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो आंख बंद कर लेते, लंगड़े लूले लड़के से कैसे ब्याह कर देते। बुआ तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला, भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा होई ओका वही मिली। लड़कियन का ब्याह निबाह करे चाहिए कि शकल देखे चाहिए। अब इन ब्याह के बाद कोनो हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिंती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजले में देखे। जैसे भाग में जैसा रहा तैसा होता रहा। चंदन ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं बिंती को पढ़ाउबे, ब्याह न करबे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वे फिर रोने लगी। पैदा होते ही काहे नहीं मर गई कुलबोरनी कुलच्छनी अभागिन। सहसा बिंती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी हूँ न मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा और अपना परलोक सुधारो। भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं? चंदर ने ताज्जुब से बिंती की ओर देखा। वह वही बिंती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिंती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ जी उछल कर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जबान चलने लगी है। कौन है तेज धार जे के बल पे ही चमक दिखावत है। हम काट के धर देवे तो को बताए दे थे मुझौसी। ऐसी न होती तो काई दिन देखे पड़त। उन्हें तो खाए गए, हमहू को खाए ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली,
तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लो, बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है, अपने माँ को क्या कह रही है? छी, बिनती पागल हो गई क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं, हमने जितना बर्दाश्त किया हम ही जानते हैं, हम बर्दाश्त करें क्यों? और तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले? क्या है यह सब, तुम सब पागल हो गए हो क्या? बिनती, यह क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब सहसा आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, रहूंगी। अच्छा बेटी अच्छा, आओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगे तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हो, इस तरह झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी, अब हम तुम लोगों की शक्ल नहीं ना दिखबे। हम मर जाई तो चाहे बिनती को पढ़ाओ चाहे नचाओ गवाओ, हम अपनी आँख से ना देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषा सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था, महज एक अमंगल छाया की तरह। कभी कभी बुआ जी का रुंदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजन के आने के पहले उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर डॉक्टर साहब के सामने रख दी। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे गई। चंदर, मामा जी ने कल रात में कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी ले। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर यह पासबुक लो, 500 रुपया निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली, बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है, वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक यह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तस्तरी में भुना मेवा रख कर उसमें नमक मिला रही थी। चंदर ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। एक रोज की बात दूसरी होती है, एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा कॉलेज हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता, चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ यह भी ठीक है। अच्छा तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है, कितना दुख हुआ देखकर। और बिनती के साथ यह हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं, उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। वैसे तो मेरा वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी जगह बैठकर चंदर डॉक्टर साहब ने जाति बिरादरी विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से जितनी दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं, यह तो जब उनमें धंसो तब उसकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो, मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती जो चाय ला रही थी फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी आप जहर दे दीजिए, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो यह 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह कुछ भी नहीं बोली। चौथे दिन जब सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाइयों अपना नहीं होता, अपनी लड़की को ब्याह दियो, हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत
ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती, फिर चुपचाप काम किया करती। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था, लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और फिर उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिनती ज़्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया। उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तस्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रखकर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की बात क्या है चंदर? बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली। आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना, तुम भी ठोकरे लगाने से बाज नहीं आए। फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज़ है, और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तस्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वो दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र हो, उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में ही कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिनती ने इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी। बर्टी अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखकर हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपने शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी जिनमें लकड़ी के चौखट में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी 7 रंग की छायाओं में खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदन ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर अपने सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर स्नेह जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनी की किताब पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होंठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी तुम्हारे वक्त पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी दुनिया वासना से इतनी घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मानसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी मानसल बंधन में ही आकर बुझ जाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। श्री चंदर के होंठों पर अपनी उंगलियों से दबाते हुए पम्मी बोली, चरम शांति के क्षणों को अनुभव किया करो। बोलते क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेट रहा। पम्मी की केसर सांसें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी। चंदर के गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरफ सुकुजा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतार कर अपने हाथों में ले लिया। पम्मी ने माला लेने से के लिए हाथ बढ़ाई ताकि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उम्हन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग के धनुष की प्रत्यांचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ रही। तरुड़ाई का चांद टूटकर 2 टुकड़े हो गए और वासना के तूफान ने झीने बादल भी हटा दिए। जहरीली
चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी की दीप शिखा सातन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चित आंखें बंद किए थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खेल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे अपने होठों में समेट लेना चाहा। इतनी आग, इतना नशा। ठाए सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बहुपास ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक ओर लुढ़क गई। अपने उसने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसकी नशे में चुर पलकें चूम ली। ठाए बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। यह क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा, और फिर उसे खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेट कर उसका माथा चूम लिया। ठाए फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा बट्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और पिंजरे में पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उठाए हुए उसके घाव से बट्टी के पतलून पर खून चूरा है। चंदर को देखते ही बट्टी हंस पड़ा। देखो 3 गोली में इसे बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना और पंख फड़फड़ा कर पकड़कर तोड़ते की लाश को झुकाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं की। मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा। गुनाहों का देवता इस कहानी के भाग 9 को हम यहीं पे रोकते हैं। आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनने को मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।